हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। आज के क्लास में हम लोग अगस्त 2025 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुग्राम में स्पेशली MSMEs के लिए, ठीक है, क्या किया है तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। किसके लिए खोला है, कहाँ खोला है, इस पे ध्यान देते हैं। MSMEs के लिए खोला है। MSMEs मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। किसके लिए, MSMEs के लिए। ओके, अब देखिए कहाँ खोला है तो सेंट्रल बैंक एकेडमी इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को क्या बोलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो गुरुग्राम में इसकी शुरुआत हुई है। अब ये उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है, तो एक बार इसको थोड़े से डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये समझिए कि ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है। यूनिट बोलिए या फिर इसको आप इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है तो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है या फिर क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, क्रिएटेड टू डेवलप, किसी खास चीज के को विकसित करने के लिए इन टाइप के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे ग्रुप्स का क्या किया जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उनको बनाया जाता है। अब इसको जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है तो किस चीज को डेवलप कराने के लिए बनाया है तो एक्सपर्टीज को, रिसर्च को, ट्रेनिंग को। एक्सपर्टीज को डेवलप करना, फिर रिसर्च को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, इन सब चीजों को क्या करना, डेवलप कराना। ये सब काम कहाँ होंगे तो इसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। ठीक है, और ट्रेनिंग देना, इनोवेशन देना, या फिर हाई लेवल का सपोर्ट चाहिए, ये सब। और कहां पे, किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, इन एनी पार्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में अगर आपको कुछ डेवलप करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट किस टाइप का तो या तो आपको रिसर्च में डेवलपमेंट चाहिए, या ट्रेनिंग कराना हो, कुछ इनोवेशन हो, या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जहां लगे, तो उन सब काम के लिए एक हम लोग क्या करते हैं तो अलग सा यूनिट बना देते हैं जिसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। और ये गुरुग्राम के SBI एकेडमी में ये स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग नोट करना है, नोट कर ले, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि देखिए RBI ने 2025 में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है, AU SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक को
सार्वभौमिक बैंक का लाइसेंस प्रदान किया है। किसका बैंक का? तो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्रदान किया है। कब किया है? तो 2025 में किया है। ठीक है, यह पिछले दशक में दिया गया पहला ऐसा लाइसेंस है जिसके तहत कोई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रॉपर रूप से पूर्ण वाणिज्यिक बैंक में क्या किया गया है? अपग्रेड करके और उनको परमिशन दी गई है आगे फ्लरिश करने के लिए। तो अब स्मॉल बैंक, मीडियम बैंक, ये क्या होता है? तो एक बार हम लोग उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यूनिवर्सल बैंक जो लाइसेंस होता है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। अब ये लाइसेंस पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो एक बार हम लोग उस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेने के लिए तो पहले बात होना चाहिए आप लोगों का कि 10 प्लस ईयर्स का आपके पास गुड रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। तो आपका पहली बात तो था कि आपको 10 साल तक आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए, और दूसरा है कि आपका जो नेटवर्थ होना चाहिए वो 1000 करोड़ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो एनपीए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाई लो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। एनपीए लो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारा क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तब जाके आपको यूनिवर्सल बैंक का क्या मिलेगा? तो लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बस ये दिखाने से नहीं होगा, प्लस उस बैंक को प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे क्राइटेरियाज को अगर वो बैंक, स्मॉल बैंक जो भी बैंक है, वो अगर फॉलो कर रहा है तभी उनको क्या किया जाएगा? तो लाइसेंस दिया जाएगा। किसका लाइसेंस दिया जाएगा? तो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ और जो बातें हैं अगर बची होती है तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अब कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ देखने को नहीं है। मेजर बात इसमें ये थी कि जो क्या हो रहा है कि आरबीआई क्या कर रहा है, तो 2025 में एयू स्मॉल बैंक को यूनिवर्सल का लाइसेंस दे रहा है। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद से आते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स DFSI पे। इस पे आते हैं हम लोग DFSI पे। इस पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स। इसमें आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन इसमें अपने पटना का भी कुछ रैंक है। अच्छा रैंक है, बुरा रैंक है, ये तो देख के पता चलेगा। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग हाल ही में। ठीक है, पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं फिर हिंदी देखेंगे। हाल ही में IIT दिल्ली एंड IIT गांधीनगर ने मिलके और इस इंडेक्स को बनाया है। इंडेक्स का नाम क्या है? DFSI, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स इसका नाम है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका काम क्या होगा? तो एक ऐसा इंडेक्स बनाना जो कि सारे चीज का ध्यान रखे, जैसे कि फ्लड इंटेंसिटी का भी ध्यान रखे और उसका मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका भी ध्यान दे। फ्लड का इंटेंसिटी कितना था ये भी ये इंडेक्स बताएगा, और ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है वो भी ये इंडेक्स बताएगा। ओके, तो ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। इसके बाद से ये तिरुवनंतपुरम, ठीक है,
ये हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लड इंसिडेंट जो कि कितना है 231, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है फ्लड का वो तिरुवनंतपुरम का है, नंबर में कितना है तो 231 है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हाईएस्ट फ्लड इंसिडेंट कहां पे हो रहा है तो तिरुवनंतपुरम में ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो तिरुवनंतपुरम है वो टॉप फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो कौन है फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में, तो आते हैं पटना में। पटना ने टॉप किया है भाई, कहीं तो टॉप किए हैं। पटना ने फ्लड सेवरिटी इंडेक्स में टॉप किया है। टॉप का मतलब क्या हो रहा है कि यहां जो पटना है वो फ्लड प्रोन एरिया में आता है। अब क्यों आता है इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अपना जो पटना है ये टॉप किया है इस डीएफएसआई में। डीएफएसआई में पटना टॉप किया है। पटना के फ्लड प्रोन होने का रीजन भी हो सकता है। पटना है ना, बहुत सारे रिवर से बीइंग सराउंडेड बाय रिवर। बहुत सारे रिवर से अपना पटना है वो सराउंडेड है, जिसके वजह से ये फ्लड आना ये कॉमन हो जाता है। जैसे कि गंगा है, पुनपुन है, सोन है, क्या है, गंगा है, पुनपुन है, सोन है और भी सारी नदियां हैं, जिसके वजह से पटना फ्लड के मामले में क्या हो जाता है तो प्रोन हो जाता है। ठीक है, आप इसको हाँ तो एक बार हिंदी में बता देते हैं कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI का क्या किया है तो निर्माण किया है। इस निर्माण के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो चीज हम लोग देख सकते हैं। पहला जो देखेंगे हम लोग वो बाढ़ की तीव्रता देखेंगे और दूसरा देखेंगे कि उस बाढ़ का मानव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दो चीजें हम लोग देखेंगे DFSI के माध्यम से। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि तिरुवनंतपुरम इसमें सबसे अधिक बाढ़ की घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद ये बाढ़ प्रोन एरिया, बाढ़ प्रवण जिले में ये नहीं है। तो कौन है तो अपना पटना है। पटना ने इस इंडेक्स में टॉप करा है। टॉप क्यों किया है, क्योंकि यार घिरा हुआ है रिवर से, तो ये नेचुरल है कि वहां पे बाढ़ आने की संभावनाएं अन्य एरिया से क्या होंगी तो ज्यादा हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है DFSI को। DFSI में कोई आ रहा है तो उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कब हम लोग उसको, ठीक है। तो देखिए अगर डेज दिन में उसका एवरेज ड्यूरेशन क्या हो रहा है, उस जो फ्लड आ रही है उसका एवरेज ड्यूरेशन क्या हो रहा है, उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया हिस्टोरिकली फ्लडेड, जिले की ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जो प्रतिशत है वो कितना है, बाढ़ के कारण हुई कुल मौत कितनी है, घायलों की संख्या कितनी है, जिले की जनसंख्या जिले की जनसंख्या कितनी है। और ये हम लोग क्यों नापते हैं, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके कुल जो मौत हुई है या कुल जो नुकसान हुआ है वो कितने का है। तो इन्हीं सब के हिसाब से, ठीक है, अपना जो पटना है वो इसमें रैंक 1 लाता है। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना वोल्केनो।
ये कैसे करें? चलिए, ज्वालामुखी वोल्केनो, ये जो वोल्केनो है वोल्केनो, अब इस वोल्केनो के पीछे का क्या है? तो अभी एक इस वोल्केनो का इरप्शन हुआ है। कहां पे हुआ है? तो ये वोल्केनो रशिया में है। रशिया में कहां है? कोई बता सकता है? कमचटका, कोई बता सकता? ठीक है, रशिया के कमचटका वाले रीजन का है। अब पहले इसके बारे में हम लोग, इस वोल्केनो के बारे में हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। सीधे वोल्केनो लिखते हैं। इस वोल्केनो के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। अब देखिए, ये यूरेशिया का सबसे एक्टिव, मोस्ट एक्टिव एंड टॉलेस्ट वोल्केनो इन यूरेशिया, यूरोप एशिया, यूरोप एशिया का सबसे लंबा और सबसे एक्टिव ये वोल्केनो है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो शेप इसका कोनिकल शेप होता है। ठीक है, और माउंट फिजी से ये रिजेंबल करता है, लेकिन एक्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग इसके शेप में भी लिख देते हैं कि इसका जो शेप होता है इस वोल्केनो का, वो इस वोल्केनो का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। क्या होता है? कोनिकल होता है, और कोनिकल होने के साथ साथ ये रिजेंबल करता है लाइक माउंट फ्यूजी। इससे ये क्या करता है? रिजेंबल करता है, और शेप वेप ठीक है, एक्टिव बहुत ज्यादा है। ये बात हमेशा याद रखना है अपने को। ठीक है, और इस वोल्केनो के बारे में अगर कुछ हम लोग जानना चाहें तो इसकी जो एज है, इस वोल्केनो का जो एज हो गया वो लगभग 7,000 के अप्रॉक्स में हो गया। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका रीजन भी हम लोग लिख सकते हैं, कौन से रीजन में होता है। ठीक है, तो ये है कमचटका रीजन जो कि रशिया में आता है। ये रीजन है कमचटका, कमचटका रीजन एंड इन रसिया। अब देखिए, कमचटका ऐसा रीजन है ना, कमचटका ऐसा रीजन है ना जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कमचटका इज वेरी लो। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है? क्योंकि पॉपुलेशन कम है। कमचटका रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम है, और इस कम होने का रीजन है कि पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, तो ये सारी थी अपनी बैकग्राउंड कि ये कैसा माउंटेन है, क्या है, कब है, कहां पे है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख चुकी है। और एक और रीजन हो सकता है कि हिमपात यहाँ पे बहुत अधिक होता है। कमचटका रीजन में स्नोफॉल जो होता है, हिंदी में वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब अपने यहाँ का मतलब 5-6 फ्लोर भर जाता है। ठीक है, इतना स्नोफॉल होता है कमचटका रीजन में। तो ये सारी बातें थी जो इस वोल्केनो से रिलेटेड थी। ठीक है, तो बस इसमें जानना है, क्या जानना है कि रिसेंटली वोल्केनो रशिया में आया है जो कि बहुत घंटों तक चला था। कितना मैग्नीट्यूड था? तो 8.8 के मैग्नीट्यूड से ये आया है। कहां आया है? कमचटका रीजन में आया था। और
सबसे एक्टिव ये क्या है, वोल्केनो है, जो कि यूरोप और एशिया वाले रीजन में है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो 15,500 यानी कि 4-5 मीटर का इसका एल्टीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर सकते हैं तो कर ले। इसके बाद से आते हैं हम लोग निकेल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप पे। किस पे आते हैं हम लोग, निकेल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप पे। अब पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, निकेल कॉपर प्लैटिनम सल्फाइड ग्रुप, ये सब पता नहीं क्या क्या आते रहता है। ठीक है, हमेशा हम लोग सुनते हैं कि ये कुछ है, ये क्रिटिकल एलिमेंट है, ये है। तो आज क्लियर कर लेते हैं कि ये क्रिटिकल एलिमेंट क्या होता है। ये हर जगह देख रहे हैं, प्लेटिनम कहीं आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो ये क्या होते हैं, मेटल, मिनरल, ये है क्या। ठीक है, तो आज अभी हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में। क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो होते हैं वो एक तरह के मेटल बोलो, क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मिनरल बोलो या मेटल बोलो। यहां से लिखते हैं मिनरल्स और मेटल्स। मिनरल्स और मेटल्स दैट आर इंपॉर्टेंट या एसेंशियल फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेशनल सिक्योरिटी एंड द फाइनल एंड द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट अपने इकोनॉमी के लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर क्रिटिकल एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन बट, अब बट क्या, तो वी इंडियंस या इंडिया इज heavily dependent on इस क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, जो कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए। तो इन क्रिटिकल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या थे कि हम लोग टोटली बोल सकते हैं कि हम लोग डिपेंडेंट थे किस पे, तो इंपोर्ट से, कि भाई बाहर से हम लोग को टोटल क्रिटिकल एलिमेंट्स मंगाने पड़ते थे। लेकिन अभी रिसेंट के न्यूज में अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने डिस्कवर किया है या पाया गया है, क्या पाया गया है, तो निकेल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप के सल्फाइड का एक तरह से डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। देखते हैं, पहले ये देख लेंगे कि ये सब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्यों इतना हम लोग क्रिटिकल एलिमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो पहली बात कि ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं। उसके बाद से दे आर वेरी हार्ड टू सब्स्टिट्यूट,
एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इसका ज्यादा है। स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद से हम लोग आते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट पे, इवेंट पे। देखिए, निकेल सल्फाइड, निकेल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप का सल्फाइड मिला है। कहां से मिला है? तो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, कहां का? तो छत्तीसगढ़ में ये मिला है। क्या मिला है देख लेते हैं। भारत में पहली बार निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह के सल्फाइड की खोज की गई है। क्या हुआ है? इनको खोजा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह के तत्व का महत्वपूर्ण भंडार का खोजा गया है। तो अभी हम बताए थे कि हम लोग टोटली रिलाई कर रहे थे इंपोर्ट्स पे, क्रिटिकल एलिमेंट्स के। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस काइंड्स ऑफ भंडार वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट, कह सकते हैं अगर उतनी मात्रा में निकला तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट करेगा, नेशनल सिक्योरिटी बूस्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लें। इसी में सेम था कि 6 दुर्लभ धातु कौन कौन? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम और ऑस्टिमियम और इरिडियम, ये सारे अक्सर एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। और निकल तथा तांबे के भंडार से जुड़े होते हैं ये सारी चीज, ठीक है। तो वो जो पाया गया है हो सकता है ये भी उन सबके साथ पाया जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद से सिलिकॉन पे। ये मींस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए मेंस के लिए एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है अपने मेंस में कि एक अपने बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 क्या है, ठीक है। इस पे आ सकता है क्वेश्चन, तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे। सेमीकॉन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का क्या किया है? तो उद्घाटन किया है। क्या किया है? तो उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में पहली बार 4 अंतरराष्ट्रीय मंडप, जिसको हम लोग इंटरनेशनल पैवेलियन बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब सारे पहली बार एकजुट हुए हैं, ठीक है। अब सेमीकॉन इंडिया 2025 का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि सब लोग मिलजुल कर अपना बिजनेस करें। उसके बाद से घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना। घरेलू नवाचार मतलब क्या? जो डोमेस्टिक इनोवेशन है उनको प्रमोट कराना और इसके साथ साथ इंडिया का रोल, ठीक है, को विश्वसनीय बनाना, मतलब कि भारत की भूमिका को एक विश्वसनीय बनाना। उसके बाद से विश्वसनीय के साथ साथ उसका जो विस्तार है उसको योग्य और कॉम्पिटिटिव बनाना। कहां पे? तो एज ए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में। आ रही बात समझ में? तो जहां तक मुझे लगता है कि
अगर ये जो डिस्कवरी अभी हुई है छत्तीसगढ़ में, अगर वो फ्लरिश कर जाती है तो वी विल बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग व्हाट, जो भी अपना ये उद्देश्य है ये सारा हम लोग पूरा कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसके पहले में ये वाला इसको देख लेंगे, ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको सेमीकॉन को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। कब किया है? 2025 में किया है। अगस्त में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अगस्त का ही होगा। ठीक है, इसमें 4 इंटरनेशनल पैवेलियन को हम लोग लिए थे। आई थी वो जापान आई थी, साउथ कोरिया आई थी, सिंगापुर आई थी, मलेशिया आई थी। ये सारी पहली बार थी। ठीक है, और सेमीकॉन इंडिया का जो उद्देश्य है वो ग्लोबल कोलैबोरेशन को क्या करना, बढ़ाना, डोमेस्टिक घरेलू नवाचार को बढ़ाना और इंडिया का जो रोल को रिलायबल बनाना, उसके बाद से स्केलेबल बनाना और क्या बनाना, तो कॉम्पिटिटिव बनाना। तो कहां बनाना, कहां के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इन सबको रिलायबल, स्केलेबल और कॉम्पिटिटिव बनाना। आते हैं नेक्स्ट पे, लेवेंडर हनी। लेवेंडर हनी, ठीक है। देखिए CSIR, पहले तो CSIR का आप लोग फुल फॉर्म जान लें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये CSIR का फुल फॉर्म है। तो CSIR और IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने एक साइंस बैक्ड एक्सपोर्ट रेडी लेवेंडर हनी को बनाया है, मतलब आर्टिफिशियल हनी, लेवेंडर हनी। कहां बनाया है, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा फील्ड स्टेशन में इसको बनाया है। ठीक है, और किस मिशन के तहत, तो CSIR फ्लोरिकल्चर के मिशन के तहत। नीचे हिंदी में पढ़ते हैं, CSIR भारतीय एकीकृत मतलब इंटीग्रेटिव औषधि संस्थान ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा फील्ड स्टेशन पर CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत विज्ञान समर्पित निर्यात योग्य लेवेंडर शहद का विकास किया है। मींस इट इज आर्टिफिशियल विकास हुआ है, खुद से नहीं हुआ है। और एक और बात याद रखिए कि लेवेंडर का जो कल्टीवेशन है वो पर्पल रेवोल्यूशन के तहत आता है, होता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब। तो जो पर्पल रेवोल्यूशन आए, ये आने का चांसेस का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो लेवेंडर की खेती को ये संदर्भित करता है। लेवेंडर क्या है, तो एक तरह का सुगंधित औषधीय पौधा है, हर्ब है। कैसा हर्ब है, तो एरोमेटिक हर्ब है। ओके, लिखा ही होगा, एरोमेटिक हर्ब है। ठीक है, और ये अपने मेडिसिनल और एरोमेटिक प्रॉपर्टी के, सुगंध के और अपने दवा वाले प्रॉपर्टी के कारण ये जाना जाता है। आगे बात समझ में, इसके बारे में कुछ और बताना, इसके बारे में एक चीज और इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। नहीं, लेवेंडर हनी, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट
लिख सकते हैं कि ये जो लेवेंडर हनी है वो मोनोफ्लोरल हनी है। ये जो ये क्या है, तो मोनोफ्लोरल। मोनोफ्लोरल हनी है। मोनोफ्लोरल का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इसका जो नेक्टर होगा, क्या होगा, इसका जो मोस्ट ऑफ द नेक्टर होगा और पॉलन होगा वो लेवेंडर हनी से ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मोस्ट का मतलब मोस्ट में भी कितना, मोस्ट तो बोल दिए ज्यादा से ज्यादा, मोस्ट में भी कितना हनी, तो अबाउट 61%। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड। अब आते हैं इस सेशन के लास्ट प्रोग्राम पे, ये है कैच ग्रांट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए इंडिया एआई ने नेशनल कैंसर ग्रिड एनसीजी के सहयोग से कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन है कैच ग्रांट प्रोग्राम का क्या किया है, तो स्टार्ट किया है। क्या की है, घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि कैंसर स्क्रीनिंग, निदान, उपचार, समर्थन और भारत भर में स्वास्थ्य सेवा संचालन को मजबूत करने के लिए एक नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसका विकास करके और इसके कार्यान्वयन में क्या करना, समर्थन करना है। ठीक है, अब देखिए जो उसमें सेलेक्टेड टीम्स होंगे, चयनित टीम होंगे, उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर होंगे, क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन होंगे, विल बी सपोर्टेड अप टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50 lakhs पर प्रोजेक्ट। सरकार नहीं, इंडिया एआई ने, ठीक है, लॉन्च किया है। देखिए मेन बात है कि कैंसर ऐसी चीज है जिसकी मतलब दवाएं बहुत ही क्या होती है, कॉस्टली होती हैं और इनको डायग्नोज करने में सारी चीजों में बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो कैंसर के स्क्रीनिंग को मजबूत करने के लिए, उसका डायग्नोसिस को पता करने के लिए, ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए और हेल्थ केयर ऑपरेशंस के लिए पूरे भारत भर में इसके लिए क्या किया है, तो इंडिया एआई ने क्या किया है, तो कैच नामक एक कैच ग्रांट प्रोग्राम का शुरुआत किया है। इंडिया एआई ने एनसीजी से मिलकर ये प्रोग्राम की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें होंगी और पर प्रोजेक्ट 50 लाख का मैक्सिमम अलॉटमेंट उनको मिला जाएगा और सिलेक्टेड टीम्स को भी मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो उस टीम्स में कौन से होंगे, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर्स होंगे और क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो इसी के साथ साथ लेक्चर 3 खत्म होता है और लेक्चर 4 शॉर्टली हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू।